माय फादर एक्सपायर्ड और थोड़ा सा उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा मैं मेंटल हेल्थ काफ़ी अफेक्ट हुई थी। दूसरा थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम मिल गया था, बट एट द सेम टाइम मेरे सामने मेरी फैमिली भी थी, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, कोई फाइनेंशियल सोर्स नहीं था। तो जब भी कभी फैमिली फंक्शन में या कहीं भी मिलते थे मुझे रिश्तेदार या कुछ फ्रेंड्स को, जब मैं बताता था कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो वो हमेशा ये कहते थे कि इसमें मतलब तुम इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो, सरकारी नौकरी जैसी कोई चीज़ मतलब सच में मिल सकती है एक कॉमन मैन को, एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले बच्चे को, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई था नहीं जो हर साल आता था, उससे थोड़ा अलग पूछ रहे हैं वो। बचपन में हमने कहानी सुनी थी कि कछुआ होता है, खरगोश होता है, और दोनों रेस करते हैं। खरगोश बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट रहता है, मगर कछुआ जो कि लगातार मेहनत करता है वो जीत जाता है। तो गाइस, आपकी ज़िंदगी का ये जो गेम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, वो वही गेम है कि आप कितनी शिद्दत से लगे रहते हैं और अपने गोल्स को पाने के लिए बस काम करते रहते हैं। तो वैसी ही एक जर्नी लेकर आए हमारे साथ पंकज, जो आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने अपनी ड्रीम को पाने के लिए बस कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहे और एक बहुत अच्छी अपनी ड्रीम पोजीशन तक पहुंच गए। वेलकम पंकज, कैसे हैं आप? मैम मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। एक्चुअली मैम थोड़ा मैं अपनी जर्नी बताता हूँ। मैम 10th क्लास तक आई वॉज ऑलवेज अ गुड स्टूडेंट, मेरे क्लास में टॉप रैंक्स में आते थे मतलब हमेशा। और मैंने जब भी 9th 10th तक जब भी मैंने अपने स्कूल में कोई ओलंपियाड वगैरह दिए, कुछ भी दिया, तो मैं उसमें हमेशा अच्छा करता था, तो मेरा कॉन्फिडेंस उस टाइम तक हाई था। बट 10th क्लास में माय फादर एक्सपायर्ड और थोड़ा सा उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा सा मैं मेंटल हेल्थ काफ़ी अफेक्ट हुई थी। दूसरा थोड़ा सा बिलीफ सिस्टम मिल गया था। उस टाइम ऐसा लगता था कि लाइफ किस टाइप की है ये, कि मतलब एकदम से सब कुछ आपके सामने ख़त्म हो जाता है। तो उस चीज़ की वजह से थोड़ा पढ़ाई से मेरा ध्यान हटा। मेरी 10th क्लास में थोड़ी सी परफॉर्मेंस डाउन गई। 11th 12th में मैंने दोबारा ट्राई किया वापस से अपने आप को ट्रैक पे लाने के लिए। मैंने साइंस साइड ली थी, सोचा था कि मैं JEE मेंस वगैरह क्लियर करके मैं इंजीनियरिंग करूँगा। बट उसमें भी थोड़ा सा ये रहा कि 10th क्लास में जो हुआ मतलब जो मेरा परफॉर्मेंस डाउन गया था, मेरा पढ़ाई से थोड़ा सा मन हट गया था, तो उस चीज़ को मैं रिकवर नहीं कर पा रहा था। कुछ थोड़ा मेंटल हेल्थ भी अफेक्टेड थी, तो उस चक्कर में तो मेरा उस वजह से मेरा 11th 12th भी कुछ खास अच्छा नहीं गया। और जो मैंने सोचा था, इनिशियली प्लान किया था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, वो तो मैं नहीं कर पाया। पर 12th ख़त्म होते होते मुझे ये समझ आ गया था कि अगर ये नहीं तो एटलीस्ट कुछ तो करना होगा, क्योंकि एक तरफ तो मेरे ड्रीम्स थे जो पहले बचपन से ही बहुत बड़े थे, बट एट द सेम टाइम मेरे सामने मेरी फैमिली भी थी, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, कोई फाइनेंशियल सोर्स नहीं था। तो ये था कि मुझे खुद से अब कुछ करना पड़ेगा इनके लिए। तो उस टाइम फिर मैंने डिसाइड किया कि अब ये नहीं तो कुछ और मैं देखता हूँ। उस टाइम फॉर्चुनेटली कोविड का टाइम था, तो मुझे 12th करते ही थोड़ा टाइम मिला था सोचने का, समझने का कि मुझे क्या करना चाहिए आगे। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया। मुझे लगा कि अगर इंजीनियरिंग वगैरह या कुछ भी मैं करता हूँ, एक तो अगर मैं प्राइवेट कॉलेज से करूँगा खर्चा बहुत होगा, ऊपर से 3-4 साल मिनिमम देने पड़ेंगे मुझे, उसके बाद भी कोई श्योरिटी नहीं है सक्सेस मिलेगी नहीं मिलेगी। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई फील्ड पकड़ूँ मैं जिसमें मुझे कम एफर्ट मतलब कम इन्वेस्टमेंट के साथ और अच्छा रिजल्ट भी मिले और थोड़ा जल्दी मिले, ताकि मैं जल्दी से अपने पैरों पर स्टैंड हो सकूं, थोड़ी फाइनेंशियल कंडीशन फैमिली की ठीक कर सकूं। तो उस टाइम मुझे ये एग्ज़ाम के बारे में पता लगा किसी फ्रेंड के थ्रू, और कुछ थोड़ा मैंने खुद से रिसर्च किया था यूट्यूब वगैरह पे। उसके थ्रू मुझे पता लगा कि एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जिसमें आप 12th बेस पे ही एक 4600 ग्रेड पे की जॉब ले सकते हो। तो मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। एक फ्रेंड जो मैं बता रहा हूँ, उसने मुझे थोड़ा गाइड किया कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो उसकी बात सुन के मैंने कुछ कोर्सेज परचेज़ किए और मैंने शुरू किया। तो इनिशियली वही जब मैंने लोगों को बताया कि मैंने तो ये चीज़ चूज़ करी है, और साथ ही मैंने एडमिशन लिया था BA प्रोग्राम में फ्रॉम एन ओपन यूनिवर्सिटी, इग्नू यूनिवर्सिटी होती है। 12th के बाद से पूरा सीरियसली इस पे लग गए थे कि आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। मतलब मैंने डिग्री जो अपनी थी वो ओपन यूनिवर्सिटी से करने के लिए मतलब उसमें एनरोल कर लिया था, और साथ ही मैंने इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो जब भी कभी फैमिली फंक्शन में या कहीं भी मिलते थे मुझे रिश्तेदार या कुछ फ्रेंड्स को, जब मैं बताता था कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो वो हमेशा ये कहते थे कि इसमें मतलब तुम इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहे हो, कुछ आपके पास बैकअप नहीं है, अगर इसमें नहीं हुआ तो फिर BA की डिग्री से क्या ही करोगे तुम, BSc कर लो या कुछ है। तो उस टाइम पे मम्मी भी कहती थी, क्योंकि मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो मम्मी को भी जब लोगों ने बताया कि आपका बेटा ऐसे कर रहा है, तो उनको थोड़ा सा गाइड कर दो कि वो कुछ ऐसा कर ले जिसमें एक बैकअप प्लान रहे। तो मम्मी ने भी मुझे बोला कि नहीं आप मतलब एक बार उनकी बात सुन के देखो।
तो मैंने उनको यही चीज़ बोली कि मेरे पे ट्रस्ट करो, मैंने अगर कुछ सोचा है तो मैं वो करके दिखाऊंगा। और वही चीज़ फिर मैंने फाइनली जब अपनी तैयारी स्टार्ट करी तो मैंने अपने मन में ठान लिया था कि अगर मैंने अब डिसाइड कर लिया है तो मैं यही इसमें भी अपने आप का जो अपना डिसीजन है उसको सही साबित करूँगा। तो जब तैयारी मैंने की और इनिशियली थोड़ा सा डाउट्स रहते थे मन में मेरे भी, क्योंकि मेरे आसपास कोई था नहीं ऐसा जो सिलेक्टेड हो। तो लगता था कि जो मैं कर रहा हूँ सही है कि नहीं है, और मतलब जिस सोर्स से पढ़ रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। तो उस टाइम फिर यही था कि बस करते गए और फाइनली फिर जब एग्ज़ाम की डेट नज़दीक आई तो किसी यूट्यूब वीडियो के थ्रू पता लगा कि मॉक टेस्ट वगैरह देना बहुत ज़रूरी होता है। राइट। तो उसमें उन्होंने नाम भी दिया, टेक्स्ट बुक का नाम लिया, एक दो और टेस्ट सीरीज़ के नाम लिए। तो मैंने टेक्स्ट बुक का उस टाइम पे सब्सक्रिप्शन मतलब जो पास होता है वो खरीद लिया था। तो मैंने उसमें पहला मॉक दिया, उसमें मेरा स्कोर अच्छा बना, अराउंड 132 समथिंग बना था। जो कि मुझे मतलब लगा था कि इससे तो मेरा कम ही बनेगा, बट उतना बना तो मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि शायद मैं कर सकता हूँ। तो जब मैंने वहाँ से उस चीज़ को ऐसे इंस्पिरेशन लेके और उससे मोटिवेट होके कि मैं कर सकता हूँ उसको आगे कंटिन्यू किया। तो मेरा प्री में अच्छा स्कोर बना था। बट स्किल टेस्ट जब आने वाला था तो थोड़ा सा मन में डाउट्स आए कि क्योंकि मैंने स्किल टेस्ट की तैयारी एग्ज़ाम देने के बाद शुरू की थी। मतलब बिल्कुल स्क्रैच से शुरू किया, मैंने प्री एग्ज़ाम दिया, उसके बाद स्किल टेस्ट की तैयारी शुरू करी। और उस टाइम आई वाज लकी के 6 मंथ्स मिल गए थे मुझे। और मैं स्क्रैच से करके भी फाइनली जब स्किल टेस्ट हुआ तो ग्रेड डी का स्किल टेस्ट 80 वर्ड पर मिनट का जो होता है वो क्लियर कर पाया। और मुझे लगा था कि शायद मेरा फाइनल लिस्ट में कहीं ना कहीं नाम आ जाएगा, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट में 50 या 70 वैकेंसीज कम होने की वजह से मेरा फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया। तो जब ये चीज़ हुई तो थोड़ा डिमोटिवेशन हुआ कि मेरा फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया। लेकिन साथ ही साथ एक मोटिवेशन ये मिला कि जब मैं इतनी क्लोज पहुंच गया हूँ तो शायद अगले अटेम्प्ट में और अच्छा हो सकता है। और मैंने फिर से उसी चीज़ को कंटिन्यू किया। उस टाइम भी मुझे कुछ लोगों ने कहा कि देख अब तेरा एक बार रह गया तो शायद तू अभी भी रिकन्सिडर कर ले, कुछ और सोच लें। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं इतने पास पहुंच गया हूँ तो अब इसको मैं करके ही दिखाऊंगा। मैंने दोबारा फिर ट्राई किया और सेकंड अटेम्प्ट में तो थोड़ा सा किस्मत ने बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे स्ट्रगल करवाया एक तरह से कहूँगा, क्योंकि सेकंड अटेम्प्ट में आपको ज़्यादा स्ट्रगल हुई? हाँ, सेकंड अटेम्प्ट में एक्चुअली हुआ क्या था मैम, जब हमारा प्री का एग्ज़ाम हुआ वो नवंबर 2023 में हुआ था, नवंबर 2022 में हुआ था। तो प्री का एग्ज़ाम दिया हमने, रिटन एग्ज़ाम, उसमें आंसर की आ गई, सब कुछ है, मार्क्स वगैरह बताए हमें। अब हम स्किल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और स्किल टेस्ट फरवरी में शेड्यूल्ड था। तो एक तो थोड़ा सा पहले से ही मन में एक नर्वसनेस और एक ऐसा डर बना हुआ था कि इतने कम टाइम में कैसे होगा। तो लेकिन फिर भी हम तैयारी कर रहे थे, सब कुछ था, सब कुछ हमने किया अच्छे से। लेकिन जब स्किल टेस्ट देने गए तो एकदम से देखा वहाँ पे स्किल टेस्ट का पैटर्न पूरा चेंज हो गया। जो हर साल आता था उससे थोड़ा अलग पूछ रहे हैं वो। उसके बावजूद स्किल टेस्ट मेरा अच्छा हुआ। मुझे लगा चलो जैसे जैसे मैंने कर दिया है अब तो शायद हो ही जाएगा, क्योंकि जब स्किल टेस्ट मुश्किल आता है तो कट ऑफ ऑब्वियसली कम जाती है। तो मुझे लगा कि अब तो इस कट ऑफ में तो मेरा नाम आ ही जाएगा। बट स्किल टेस्ट पे प्रोटेस्ट हो गया। जिन सेंटर्स पे मिसमैनेजमेंट थी या जहाँ पे अच्छे से कंडक्ट नहीं हुआ था उन्होंने प्रोटेस्ट किया और एग्ज़ाम रीशेड्यूल हुआ था, कैंसिल हो गया था। तो फिर से मन में ये डाउट आया कि यार ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, अगर इतने पास पहुंच के भी अब दोबारा से देना पड़ेगा, अब पता नहीं क्या होगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम भी ऐसा नहीं था कि बहुत ही कन्विक्शन से हुआ था। जो फरवरी में दिया था हमने स्किल टेस्ट, वो भी ऐसा था कि थोड़ा सा मुश्किल तो लगा था। बट जब नेक्स्ट टाइम हुआ तो फिर एसएससी ने वापस से थोड़ा सा अपनी गलतियों को सुधारा और दोबारा से पिछले पैटर्न पे स्विच करा। तो उससे फिर स्किल टेस्ट अच्छा हुआ, लेकिन वो फिर से कैंसिल हुआ एक महीने बाद। फिर से कैंसिल? हाँ, एक महीने बाद हम लोग वेट कर रहे थे कि अब रिजल्ट आएगा या मतलब पेपर 2 बार कैंसिल हुआ? हाँ, स्किल टेस्ट जो होता है वो 2 बार कैंसिल हुआ। तो उसमें बहुत स्ट्रेस भी हो जाता है और बहुत हिम्मत भी लगती है। और फिर ऐसा भी लगता है ना कि अब और कितना पढ़े और मतलब अब ऐसा क्या कराएंगे हमसे कि हमको जाके फल मिलेगा फाइनली। तो आपको पहले बताएं कि आपको क्या पोस्ट में है आप अभी? मैम मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 35 और डिपार्टमेंट AFH मिला है और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी की पोस्ट मिली है। ओके, तो आप ऑल इंडिया रैंक 35, वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस अगेन। तो आपकी जर्नी कैसी रही? क्या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट पे आपने निकाल लिया या फिर आपको टाइम लगा? नहीं मैम, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा जो था वो मैं 3 मार्क्स से रह गया था फाइनल मेरिट से। और जो सेकेंड अटेम्प्ट था उसमें मैंने क्लियर किया था फर्स्ट टाइम। और
और इसमें एसएससी स्टेनोग्राफर में मैम 2 पोस्ट होती है, एक 2400 ग्रेड पे और एक 4600 ग्रेड पे। ओके। तो मुझे 2400 ग्रेड पे में पहली बार सिलेक्शन मिला था, 2022 बैच थे, और मुझे डीओपीटी मिला था उस टाइम पे, और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई में पोस्टिंग हुई थी मेरी। फिर मैंने ग्रेड सी के लिए इसको दोबारा दिया 2023 में। उसमें मैं स्किल टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया था, मार्क्स अच्छे थे, लेकिन ऑल इंडिया रैंक 21 भी था मैं उस टाइम पे। लेकिन क्योंकि स्किल टेस्ट नहीं हो पाया तो मैं दोबारा से ग्रेड डी में ही मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज चूज़ किया था, उसमें ज्वाइन किया, और फिर से मैंने अटैम्प्ट दिया ग्रेड सी के लिए एक और बार, और इस बार मुझे ग्रेड सी मिला है विथ ऑल इंडिया रैंक 35। दैट्स रियली ग्रेट। तो ये स्टोरी मतलब आपकी कंसिस्टेंसी की ही है कि आप सेटिस्फाई भी नहीं हुए नॉर्मल जिससे, और आपने हार भी नहीं मानी। कि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स डिमोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ा टाइम वेस्ट कर देते हैं कि नहीं हो रहा, पता नहीं, डाउट फैक्टर्स में चले जाते हैं, तो आप बने रहे। तो आप फाइनली आप वहाँ पहुँच गए जहाँ आपको जाना था। आपको एक स्टेनोग्राफर में पोस्ट मिलने के बावजूद भी आपने हार्ड वर्क किया। सो आप स्टूडेंट्स को क्या सजेस्ट करेंगे? जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एस्पायरिंग है, अभी आप एक तरह से स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर रहे हैं उनको अपनी स्टोरी से, कि जो स्टेनोग्राफर या फिर डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि कैसे अपनी प्रिपरेशन को करना चाहिए, कि अगर आपका जैसे डिसहार्टन हुए, नहीं हो रहा, तो आपने कैसे इसको कंटिन्यू रखा? मैम जब मैंने पहला अटैम्प्ट देने के बारे में सोचा था, जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूँगा, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा डाउट्स थे। मुझे लग रहा था कि सरकारी नौकरी जैसी कोई चीज़ मतलब सच में मिल सकती है एक कॉमन मैन को, एक मिडिल क्लास फैमिली से आने वाले बच्चे को, क्योंकि मेरी फैमिली में कोई था नहीं, और आसपास भी जो लोग थे। तो मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स आपको आए मतलब सेकेंड अटेम्प्ट में, तो आप ऑब्वियसली स्ट्रेसिंग तो रहा होगा, बट गिव अप नहीं किया आपने, कंटिन्यू रखा आपने? गिव अप इसीलिए नहीं किया, जब फाइनल दोबारा से जब डेट आई कि आपका फिर से स्किल टेस्ट तो उसके बीच में आप पढ़ते रहे, मतलब ऐसा मतलब अपनी प्रैक्टिस तो नहीं छोड़ी आपने स्किल टेस्ट की? नहीं मैम, एक्चुअली जब पहला स्किल टेस्ट दिया था उसके बाद तो नेक्स्ट डे पता लग गया था हमें कि स्किल टेस्ट कैंसिल होने वाला है। अच्छा, तो तब तो हमने कंटिन्यू किया। जब दूसरी बार स्किल टेस्ट कैंसिल हुआ तो हमें पता ही नहीं था 1 महीने तक कि क्या होने वाला है, क्योंकि हम लोग वेट कर रहे थे कि अब शायद रिजल्ट आएगा या कुछ प्रेफरेंस फॉर्म वगैरह का कुछ आएगा, बट उन्होंने सीधा नोटिस डाला 1 महीने बाद कि आपका जो स्किल टेस्ट है वो कैंसिल हो चुका है और फिर से कंडक्ट होगा। तो तब तक तैयारी छोड़ चुके थे सब बच्चे, तो मैं भी उनमें से एक था। मैं अपना अगले किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था या कुछ कर रहा था। मुझे याद है मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, अपना कुछ पढ़ रहा था, और एकदम से नोटिफिकेशन आया, मैंने देखा खोल के, तो मुझे पता लगा कि स्किल टेस्ट दोबारा होगा। तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया कि ऐसे मतलब अब कितना पढ़े और कितना पढ़े इस चीज़ को लेके। तो थोड़ा डीमोटिवेटिंग भी था, थोड़ा ऐसे भी आया था मन में कि मैं नहीं पढ़ रहा अब। तो मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, जब भी ऐसा कभी गुस्सा आता है खुद पे या कुछ होता है, तो मैं मतलब ऐसा हो जाता हूँ कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं करूँगा। लेकिन उसके बाद खुद ही दूसरे दिन उठ के कि नहीं अब तो करना तो पड़ेगा। मतलब वो अच्छा है, एक तरह से एंगर आता है क्योंकि स्ट्रेसिंग है बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी। जैसे ये चीज़ भी मैं इस बात में हाईलाइट करूँगी कि कभी भी जर्नी जो होती है किसी की भी कुछ अच्छा करने की, कभी स्ट्रेट नहीं होती है, अप्स एंड डाउन्स आते हैं। अब जैसे कभी कभार आपके खुद के पर्सनल इश्यूज हो सकते हैं, या कभी कभार एजेंसीज में भी जैसे एग्जाम सेंटर्स में कुछ इशू हो गया, कैंसिल हुए, बट उस टाइम पे अपने आप को मेंटेन रखना, अपने मोरल को मेंटेन रखना, हाई रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार स्टूडेंट्स आप खुद के रीज़न से छोड़ देते हैं, XYZ रीज़न से छोड़ देते हैं, या फिर अपनी पढ़ाई को थोड़ा लाइटन अप करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट जर्नी नहीं होती है। जर्नी हमेशा आप किसी भी फील्ड में आप देखेंगे, अगर कोई भी किसी ने अच्छा किया है तो वो कभी ऐसा नहीं कि आराम से हो गया, कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं। शायद भगवान आपका टेस्ट ले रहा होता है, चाहे फेट आपका टेस्ट ले रही होती है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं उस काम को करने के लिए। बट दैट इज ग्रेट दैट यू, कि एक दिन आपने बोला कि हाँ गुस्सा आया, क्योंकि कई बच्चे लोग महीनों तक छोड़ देते अपनी पढ़ाई, आपको गुस्सा आया एक दिन, आपने रात को गुस्सा से तरह से नॉर्मल हो गया, दैट्स रियली नाइस। तो फिर आपने कंटिन्यू रखा? हाँ, फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया। 26 अप्रैल मुझे याद है डेट, उस दिन एग्जाम हुआ था 2023 में। अच्छा। उस दिन फिर स्किल टेस्ट फिर से हुआ। स्किल टेस्ट से आते ही पता था कि क्लियर तो हो ही जाएगा, अच्छा हुआ था। और उसके बाद फिर 2 महीने में रिजल्ट आ गया था, जुलाई तक आ गया था रिजल्ट, और सितंबर 2023 में मैंने ज्वाइन किया था DOPT में, MSME मिनिस्ट्री में। तो आपको टेस्ट, जैसे आपने कहा कि आपने पहले पढ़ाई की, तो उसमें आपने फिर बाद में टेस्ट पेपर्स किए, आपने कहा टेस्ट बुक, तो टेस्ट पेपर्स का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए स्टूडेंट्स को? कई बार स्टूडेंट्स रहता है कि हमें कोर्स को कंप्लीट करना है, तो हमें पास टेस्ट पेपर्स सॉल्व करें, मॉक करने का टाइम नहीं है, तो उसको कैसे अपने प्रपोर्शन में बांटा था?
मैम मैंने इनिशियली टेस्ट पेपर्स वगैरह नहीं दिए थे। मेरा मानना ये है कि हर बच्चे को अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो पहले तो अपना कॉन्सेप्ट ही उसको फोकस करना चाहिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे। अगर उसके कॉन्सेप्ट्स एक बार क्लियर हो जाते हैं और अगर वो उस चीज़ में बिल्कुल इस तरह से कॉन्फिडेंट हो जाता है कि वो जो भी उसने पढ़ा है उसमें चाहे कुछ भी पूछ ले, अगर वो उस चीज़ को कर पाएगा एटलीस्ट 50-70% के आसपास, अगर वो कॉन्फिडेंट है कि मेरा सिलेबस हो चुका है या मेरा हो चुका है, उसके बाद ही उसको आगे बढ़ना चाहिए टेस्ट सीरीज़ वगैरह पे। क्योंकि इनिशियली बच्चे अगर टेस्ट लगाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर लगाने बैठेंगे या कुछ भी करेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस गिरेगा। मतलब मेनली मुझे ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारे बच्चे डीमोटिवेट इसलिए होते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस उनको खुद पे भी नहीं आता, और फिर जब वो सही स्ट्रेटजी से नहीं पढ़ते, गलत तरीके से पढ़ रहे होते हैं या फिर मॉक्स लगाते रहते हैं तो फिर उनके मार्क्स भी नहीं बढ़ रहे होते तो उनको और ज़्यादा डिमोटिवेटेड फील होता है। तो इसलिए मेरा तो ये मानना है कि इनिशियली आप सभी अपना मतलब एक एक चैप्टर करके इंग्लिश में या रीजनिंग में या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, जीके मैथ्स, उन सब में पहले तो आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पर ध्यान दें। एक एक चैप्टर पढ़ें, उसी की प्रैक्टिस करें, उसी चैप्टर को अगर आपका परफेक्ट हो गया तो अगले चैप्टर पे मूव करें। फिर इस तरह से जब आपके सारे चैप्टर हो जाएंगे तो फिर मिक्स प्रैक्टिस करें। और इस तरह से जब आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है उस सब्जेक्ट पे और आपको लगता है कि मेरा एटलीस्ट सिलेबस मेरे एंड पे कवर हो चुका है, उसके बाद आप मूव करें कि आप मिसलेनियस टेस्ट लगाएं या आप फुल टेस्ट लगाएं। तो आपको टेस्ट बुक आपसे आपने ज्वाइन किया तो आपको टेस्ट बुक, जैसे टेस्ट बुक से आप पेपर कर रहे थे तो आप सेटिस्फाइड थे कि हाँ यहाँ मैं जो पढ़ के जा रहा हूँ या जिस टाइप के क्वेश्चंस कर रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले, मतलब कॉन्फिडेंस? यस मैम, टेस्ट बुक एक्चुअली सबसे बेस्ट फीचर टेस्ट बुक का यही लगता है मुझे कि एग्जाम का सेम इंटरफेस है और इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स भी होते हैं और जो मॉक टेस्ट है वो भी एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं। तो एग्जाम का ही लगभग जो डिफिकल्टी लेवल होता है वही सेम मिमिक करता है इसका इंटरफेस। तो उस चीज़ का बेनिफिट ये मिलता है कि एक तो एग्जाम में जब बैठे होते हैं ऐसा लगता नहीं है कि हम पहली बार इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, घर पे भी हम ऑलरेडी उस चीज़ को फेस कर चुके होते हैं। तो इसलिए टेक्स्ट बुक का बेनिफिट मुझे इस तरह से मिला था कि जब मैंने पहला एग्जाम दिया था तो ऑलरेडी मैं उस तरह के कई सारे मॉक लगा चुका था, तो मुझे ऐसा लग नया नहीं लग रहा था। और एग्जाम का जो पैटर्न है वो भी सेम क्योंकि फॉलो हो रहा था, तो एग्जाम में ऐसा कुछ डिफिकल्टी लेवल का भी मुझे नहीं लगा कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ गया, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने मोस्टली रिलाई किया था प्रीवियस ईयर पेपर्स पे। तो मतलब आपको काफ़ी हेल्प मिली उससे। तो आप जैसे आपने अपना एग्जाम क्वालिफाई किया, आपने जो आपको डिजायर्ड पोजीशन चाहिए थी, जो आपको ग्रेड पे चाहिए था, सब आपने हासिल किया। तो आपको देख रहे हैं जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इस जर्नी से जो आपने इस एक्सपीरियंस से सीखा? तो मैम पहले तो थोड़ी मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू जो कर रहा हूँ मेरे बीच में रह गई। तो मैंने जब 2022 में ज्वाइन किया तो ऑब्वियसली मुझे लग रहा था कि अभी तो मुझे ग्रेड डी मिला है बट आई डिज़र्व बेटर। मुझे लग रहा था कि मैं दूसरा भी कर सकता हूँ, ग्रेड सी भी क्लियर कर सकता हूँ। तो मैंने दोबारा से उसका अटैम्प्ट दिया, मेरे मार्क्स अच्छे आए, मुझे लगा कि इस मार्क्स पे हो जाएगा, बट फिर मेरा स्किल टेस्ट नहीं क्लियर हो पाया क्योंकि मैंने नई ज्वाइनिंग की थी, थोड़ा वर्कलोड था मेरे पास ऑफिस में और स्किल टेस्ट की डेट अब की बार थोड़ा और जल्दी आ गई, टाइम और कम मिला, तो स्किल टेस्ट मेरा अच्छे से नहीं हो पाया। तो भले ही मेरी ऑन पेपर 21 रैंक थी लास्ट ईयर, लेकिन मेरे को जो डिपार्टमेंट या मेरे को जो पोस्ट चाहिए थी वो नहीं मिली। तो फिर से मुझे डिमोटिवेटेड फील हुआ, मुझे फिर से लगा कि अब एक और अटैम्प्ट देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा इनिशियली प्लान ये था कि मैं इस एग्ज़ाम को जल्दी जल्दी करके और अगले किसी बड़े गोल पे जाऊंगा। लेकिन जब ये हो रहा था तो मन में ऐसे फ्रस्ट्रेशन भी आ रही थी कि इसी पे इतना टाइम दे रहा हूँ तो आगे मतलब कब बढ़ूंगा या अपने जो बड़े गोल्स है उसको कब अचीव करूँगा। सोच रहे थे तो लगता है जल्दी हम उस गोल तक पहुँचे, कितनी जल्दी पहुँचे। इसमें तो फिर दोबारा मैंने दिया, इस बार मुझे फाइनली सक्सेस मिली है। इस बार भी मतलब वही थोड़ा सा हुआ कि जैसे एग्ज़ाम हो गया था हमारा कंडक्ट, स्किल टेस्ट भी हो गया था, मुझे लगा था कि जो मतलब सब बच्चों का ड्रीम डिपार्टमेंट होता है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो मुझे लगा था शायद अब की बार उसके चांसेस हैं। 175 मार्क्स थे मेरे, लास्ट ईयर मेरे इससे 10 मार्क्स कम थे। तो मुझे लगा था कि अगर 10 मार्क्स का जंप है और लास्ट ईयर मेरे 21 रैंक थे, इस बार और अच्छी रैंक आएगी। बट इस बार क्या हुआ कि पहले तो जब रेफरेंस फॉर्म आया तो रिपोर्टेड वैकेंसी जो थी स्टार्टिंग में उससे वैकेंसी घट गई। जो एमईए डिपार्टमेंट था, जो ड्रीम डिपार्टमेंट होता है बच्चों का, उसकी वैकेंसी खत्म हो गई। तो सबको लगा कि अब क्या हुआ, मतलब अब क्या होगा दोबारा से, अब ऐसा मतलब मुझे फिर से ऐसा लगा कि जब मैं एग्जाम देता हूँ तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। तो मैंने फिर कई बार हम थोड़ा सा जब एक कंप्लेनिंग मोड में चले जाते हैं कि यार ये क्यों हो रहा है मेरे साथ।
तो फिर दोबारा थोड़ा सा वैसे पता लगा कि शायद दोबारा से ऐड होगी वैकेंसीज, कुछ उसमें बैकग्राउंड में चीज़ें चल रही थी जो पता लग रही थी कुछ सोर्सेज के थ्रू। अभी भी जैसे अभी भी स्टेनोग्राफर के नोटिफिकेशन जब आए तो बहुत कम, कुछ 250 पता नहीं कितनी, बहुत ही कम वैकेंसीज थी एंड स्टूडेंट्स काफ़ी डिमोटिवेटेड। 2025 की मैं बात कर रही हूँ एंड अचानक से इतनी सारी वैकेंसीज ऐड हो गई एंड काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हो गई। तो ये तो हाँ हमने भी देखा। हाँ, तो मैम फिर उसका जब प्रेफरेंस हो मैं तो वैकेंसीज दोबारा से ऐड ऑन हुई वो। तो वो वैकेंसी जब ऐड हुई तो लगा अब तो पक्का मिल जाएगा। तो फिर जब फाइनल रिजल्ट आया तो जो डिपार्टमेंट था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, उसमें मैं फिर से 0.75 से चूक गया। बट मेरा ग्रेड सी जो चाहिए था वो मिल गया मुझे, बट वो डिपार्टमेंट नहीं मिला, AFH को डिपार्टमेंट मिला है। अच्छा। तो ये जो जर्नी रही मेरी, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अगर मैं इसको समराइज़ करूँ तो जो पहली चीज़ मैंने सीखी वो ये कि आपका कोई भी डिसीजन अगर आप लेते हो तो वो सही या गलत नहीं होता, वो आपको खुद से बनाना है। जैसे मैंने 12th के बाद जो डिसाइड किया था कि मैं करूँगा, वो तब तक सही नहीं हो पाता जब तक मैं उस चीज़ के लिए एफर्ट नहीं करता। जो मेरे रिलेटिव्स मुझे बोल रहे थे कि तू ये मत कर, कुछ और कर ले, वो तब तक ही सही मतलब लगती वो बात जब तक मैं उनकी बातों को गलत प्रूव नहीं करता। अब मैंने वो चीज़ गलत प्रूव करी जब मैंने खुद से सिलेक्शन मतलब अपनी जो डिसीजन था उसको मैंने खुद से उस पर स्टैंड किया और मैंने जब खुद को ये गोल दे दिया कि मुझे कम से कम और कुछ नहीं तो एटलीस्ट ये तो करके दिखाना है कि जो मैंने डिसीजन लिया है सोच समझ के लिया है और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे किसी की सीख की ज़रूरत नहीं है। तो जब मैंने वो चीज़ क्लियर करी तो पहली चीज़ मुझे ये समझ में आई कि आपका डिसीजन जो होता है उसको आपको खुद ही सही करना होता है साबित। तो ये चीज़ सीखने के बाद जब सेकंड अटेम्प्ट था जिसमें 3 बार स्किल टेस्ट दोबारा देना पड़ा मुझे, तो उसने और पहले अटैम्प्ट में भी जब मेरे को फेलियर मिला था लास्ट में जाके, तो उससे मेरे को सीख मिली कि आपको कोई भी चीज़ अगर चाहिए तो भगवान आपको ऐसे इतनी इजीली अगर दे देगा तो आपको उसकी कदर नहीं रहेगी। तो क्योंकि इनिशियली मुझे लग रहा था कि ये जो ग्रेड सी एग्ज़ाम है ये तो मैं कभी भी ऐसे इजीली ले लूँगा और उसके बाद मैं बड़ा कोई एग्ज़ाम टारगेट करूँगा। लेकिन वो ग्रेड डी मिलने में भी जब मुझे एफर्ट लगे, जब मुझे 2-3 बार पहले 2 अटैम्प्ट देने पड़े, दूसरे अटैम्प्ट में 3 बार स्किल टेस्ट देना पड़ा, तो पेशेंस आया मेरे अंदर और एक फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड भी आया कि जो चीज़ मुझे मिली है वो इतनी एफर्ट्स के बाद मिली है और जो चीज़ मुझे उस टाइम जो चाहिए था वो भले ही ना मिला हो, लेकिन जो चीज़ मिली है वो भी शायद मेरे लिए सही थी। क्योंकि जब मैंने ग्रेड डी ज्वाइन किया मैंने उससे भी बहुत कुछ सीखा। मतलब गवर्नमेंट मिनिस्ट्री में मैंने जब वर्किंग करी तो मैंने बहुत कुछ सीखा, देश की किस तरह से मिनिस्ट्रीज़ में वर्किंग होती है, देश कैसे चलता है, ये सब चीज़ें सीखने के बाद जब मैं दूसरी मिनिस्ट्री में गया तो वहाँ भी कुछ अलग सीखने को मिला। तो अब जब मैं फाइनली प्रिपेयर्ड हो गया, मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने मुझे तब मेरी वो पोस्ट दी जो मुझे चाहिए थी और वो मेरी विश फुलफिल की है। और बाकी बच्चों को मैं यही कहूँगा एग्ज़ाम के रिलेटेड, तैयारी के रिलेटेड, कि जब तैयारी करते हैं बच्चे तो मोस्टली बच्चे ना नेगेटिविटी से भरे रहते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं कैसे होगा, या मतलब उनको लगता है कि उन्हें डाउट बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहली चीज़ तो खुद पे कॉन्फिडेंस मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। अगर खुद पे बच्चा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा है तो कोई और उसे कुछ भी गाइड करता रहे वो उस पर भी कॉन्फिडेंस नहीं ले पाएगा। उसे लगेगा कि क्या पता ये भी सही नहीं बता रहा हो, या क्या पता इसकी बात फॉलो करूँगा तो मेरा होगा या नहीं होगा। ऐसे मैंने बच्चे देखे भी हैं काफ़ी सारे जो तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन वो रोज़ अपनी स्ट्रेटजी चेंज करते रहते हैं, उन्हें अपनी स्ट्रेटजी पे भरोसा नहीं होता। तो मैं उनसे यही कहूँगा कि अपनी स्ट्रेटजी पे स्टिक करें, जो भी उनको मतलब लगता है कि सही है उसको फॉलो करें कुछ दिन। अगर उसमें सच में कुछ फ्लॉ दिखता है तो फिर उसको चेंज करें। ऐसे नहीं कि किसी और ने किसी इंटरव्यू में बोल दिया या किसी ने बोल दिया कि ये टीचर अच्छा नहीं है तो उसको छोड़ के अपना कहीं और टीचर के पास चले गए या कुछ और करने लग गए। दूसरा मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज़ का और टेक्स्ट बुक का, इस तरह की जो और भी सीरीज़ है उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो सिर्फ तैयारी करते ना रहे, मतलब पढ़ते ही ना रहे, उसको एनालाइज भी करें, उसको इवेल्यूएट भी करें, अपना पहले खुद के लेवल पे उसकी प्रैक्टिस करें। उसके बाद टेस्ट सीरीज़ वगैरह के थ्रू अगर प्रैक्टिस करेंगे तो एग्ज़ाम लाइक इंटरफेस मिलेगा, तो उससे और ज़्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा, उन्हें और ज़्यादा बेटर पता लगेगा कि उनकी कहाँ वीकनेस है, टाइम मैनेज कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक उनको सजेशन है मेरा। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया। मुझे लगता है स्टूडेंट्स के हर एक डाउट आपकी बातें सुन के क्लियर हो गए कि मोटिवेशन वाली बात, कंसिस्टेंसी वाली बात, आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने जो अभी लास्ट में बोला कि आपको अपने डिसीजंस लेने हैं, आपको अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी, क्योंकि 100 लोगों की 100 बातें आप सुनेंगे, आप बार बार अपने डिसीजंस को, स्ट्रैटेजीज को चेंज करेंगे तो दैट वोंट वर्क। द पॉइंट इज कि डिसीजन सही गलत नहीं होता, हमें सही बनाना पड़ता है। तो ये बहुत अच्छी बात आज आई होप आपने सीखी होगी कि अगर आपने कोई डिसीजन लिया है
तो आप उस पर स्टिक कीजिए, उस पर हार्ड वर्क कीजिए, उस पर मेहनत कीजिए, उसको एनालाइज कीजिए, उसको बेटर कीजिए, वो डिसीजन अपने आप सही हो जाएगा. तो दैट्स रियली नाइस. आई होप आपको पंकज की जो पंकज ने आपको आज अपनी स्ट्रैटेजी बताई, अपनी जर्नी बताई, उससे आप इंस्पिरेशन लेंगे. अगर आपको थोड़ा सा भी डिमोटिवेशन फील हो रहा है या डाउट फैक्टर्स में है या XYZ आपके माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए. आप जो कर रहे हैं उसमें बेस्ट दीजिए गाइस, एंड आई एम श्योर कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे. वही बात जो आज हमने सीखी है, डिसीजन को सही बनाया अगर आपने डिसीजन ले लिया. थैंक यू सो मच गाइस. बाय.